A very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel WSBCC classes। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल मैनुअल का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, टॉपिक वाइज बिल्कुल डिस्कस करूंगा, ये लेक्चर होगा और यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एसएसए, एसएससी, एसएसके, एसएसएएसओ एंड अमीन सब के लिए है अब की बार बेड़ा पार। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं एक दिन बीच करके जो है मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, एक दिन बीच करके, मतलब आज दिया हूं तो कल नहीं दूंगा, परसों दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी परेशानी होती है और लिखने में और थोड़ा सा मेंटेन करने में, साथ ही साथ कुछ और भी परेशानी है। खैर, उस परेशानी को रहने दिया जाए, है ना। तो आप लोग देखिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए और इसे शेयर कर दीजिए कीजिए, है ना, ताकि सभी लोग इसे देख पाएं। बिल्कुल देख लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तो मैं बता ही दिया हूँ टोटल, और यहाँ पर सब्जेक्टिव टैब से डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो जो प्रोवाइड किया गया है जो क्या कहते हैं डायरेक्टरेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप उसे भी जरूर देखा कीजिए, ऑफिशियल वीडियो जो बनाया गया है ना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना होगा, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीटीएससी, पीआरडी और एलआरसी का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो वीडियो के जरिए मैं आप लोग को बताता हूँ पीडीएफ के रूप में। और साथ ही साथ जो स्टडी रिलेटेड आप मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो WSBCC क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो जॉब अलर्ट 24/7 को ज्वाइन कीजिए। लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बताता चलूं कि अभी एसएससी का जो 27 पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था वेबसाइट पर, पूरा क्लियर मैं कर चुका हूं, है ना। उसका एक साथ लिंक आपको मिल जाएगा सभी वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर एसएसके का चालू हो चुका है ना। आज से बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एसएसके का फर्स्ट यहाँ पर जो है लाइव टेस्ट सीरीज में लेकर के आ गया हूँ। इसके बाद सेकेंड थर्ड एसएसके का पूरा होगा, तो देन इसके बाद एसएसएएसओ का फिर मैं लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल आप इसे जरूर से जरूर देखिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, है ना, स्किप ना कीजिएगा, स्किप ना करके आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपको काफी फायदा मिलता है और आपके एक लाइक कर देने से हमें खुशी ज्यादा मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ये 2 काम आपका है ना, और तीसरा फायदा लेना भी आपका काम है। तो वीडियो को देखिए, और आप लोग की बहुत लोग जो भी है ना थंबनेल को देखकर क्लिक करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मैं आप लोगों को थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरा चीज जो है प्रोवाइड कराता रहूं। अभी तक तो मेरी यही चलती रही है तैयारी, है ना, और इसी तरह चलेगी भी। तो अब चलिए डायरेक्ट आते हैं, टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो भूमि विशेष सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण की परिभाषा, इसके अंतर्गत आने वाले विषय। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, जैसे आप लोग को मालूम है कि रिविजनल सर्वे हुआ था, है ना, ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। 1885 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम आई थी, जिस समय बंगाल काश्तकारी अधिनियम कह सकते हैं उसको, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सर्वेक्षण हुआ था, रिविजनल सर्वेक्षण, है ना। और विशेष सर्वेक्षण जो होने वाला है, दोनों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो उसी बात पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह का डिफरेंसेस मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 10 पॉइंट आप लोग के बीच डिस्कस करने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरी जानकारी आप ले पाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत मानचित्र निर्माण का संदर्भ पृष्ठभूमि प्रयुक्त तकनीक। तो यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है मानचित्र का निर्माण, है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया कि बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, जो कि 2011 को संशोधित कर 2017 बना, और नियमावली 2012 को संशोधित कर 2019 बना, है ना, देख सकते हैं। तो यहां से ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित है। तो यहाँ पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जो है आधारित है विशेष सर्वेक्षण, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में, है ना, बिहार में कृषि भूमि का प्रथम सर्वेक्षण पहली बार 19वीं सदी के अंतिम वर्षों
में प्रारंभ होकर 20वीं सदी के दूसरे दशक तक किया गया, जो कैडस्ट्रल रिविजनल सर्वेक्षण कहलाया। तो यहाँ पर आपको कैडस्ट्रल या रिविजनल सर्वेक्षण से आपसे पूछा जाएगा किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप बता सकते हैं 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में और 20वीं सदी के दूसरे दशक तक जो सर्वेक्षण हुआ था उसे कैडस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे कहा जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है कि कह रहा है इस सर्वेक्षण की तकनीक एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया के लिए बनाए गए नियम कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के भांति बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 से 115 ए तक के प्रावधानों तथा बिहार सर्वेक्षण एवं सेटलमेंट मैनुअल 1959 के प्रावधानों से निर्देशित थे। तो यहाँ पर जो विशेष सर्वेक्षण के बारे में बताया जा रहा है, ये सर्वेक्षण और जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 101 से 115 तक का जो प्रावधान दिया गया है उसे ही निर्देशित करता है सेटलमेंट मैनुअल यहाँ पर के तहत, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दिक्कत आने पर, है ना, इसमें जब दिक्कत आई, है ना, जो काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा बताएगी उसके अंतर्गत जो सर्वेक्षण चल रहा था उसमें दिक्कत आई, तो दिक्कत आने पर बिहार के अधिकोष भागों में रिविजनल सर्वेक्षण को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सका। आपको बताता चलूं कि पहले चैप्टर में जो है बताया था कुछ जिलों का जो सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उसमें लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिख दिया था कि 12 जिलों का सर्वेक्षण जो है नहीं हो पाया, उसके बारे में भी मैंने लिख दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, है ना, बिहार स्पेशल सेटलमेंट, है ना, बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल यहाँ पर कहता है 2011 की प्रस्तावना की कंडिका 9, 11 एंड 13 तथा धारा 6 के अनुपालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक पर आधारित है। तो यहाँ पर ये जो है इस धारा के तहत, इस कंडिका के तहत अभी आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है विशेष सर्वेक्षण। साथ ही साथ पहले के सर्वेक्षण में भूमि माप के लिए अमीन, है ना, सर्वनिरीक्षक, चेयरमैन और उसके बाद कानूनों को और एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की प्रधानता होती थी। पहले जो सर्वेक्षण हुआ था, पहला सर्वेक्षण, उसमें इन सभी की प्रधानता थी क्योंकि यही लोग वर्क कर रहे थे। लेकिन अब विशेष सर्वेक्षण में भूमि की माप के लिए हवाई एजेंसी की अहम भूमिका है। तो हवाई एजेंसी के द्वारा जो है वहां पर जो ये लग रहे थे, कानूनों को हो गया, चेयरमैन, अमीन, ये सारे के द्वारा जितना काम किया जा रहा था वो बस अब हवाई एजेंसी के द्वारा जो है आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले के सर्वेक्षण में काफी समय, लगभग, है ना, 2 से 3 वर्ष मानचित्र तैयार करने में लग जाते थे। सही बात है कि पहले जो हुआ था उसमें काफी समय लग जाता था, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुल मिलाकर कहा जाए कि विगत सर्वेक्षण में मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत दीर्घसूत्री, संश्लिष्ट, श्रम साध्य एवं अधिक खर्चीली थी और यही सर्वेक्षण की पूर्ण सफलता की सबसे बड़ी बाधा थी। तो यहाँ पर यही पूर्ण सफलता नहीं हो पाए और साथ ही साथ खर्चीली, स्वाभाविक है। अब वहाँ पर जो अभी एक चीज देख सकते हैं कि मकान की ढलाई होती है, रूम आप बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें अगर मजदूर लगता है तो वहां पर तो टाइम भी टेकन होता है ढलाई में और उसके साथ साथ पैसा भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। और वहीं पर मशीन के द्वारा होता है तो वो जल्द से जल्द काम हो जाती है और उसमें थोड़ा बहुत कम अमाउंट भी लगता है। तो सीधी सी बात इसके जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्तमान में आधुनिक तकनीक यथा कैमरे, हवाई जहाज, कंप्यूटर की सहायता से आसानी से मानचित्र का निर्माण हो जाता है। भाई मेरे इतना मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके माइंड से एक लगा ऊपर से पास हो रहा है ना। जरूर से जरूर बताइएगा इसके बारे में कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं तो सारा बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मानचित्र निर्माण की विशेषता को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मानचित्र निर्माण की विशेषता क्या थी आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर, देन देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग लिखा करें, है ना। यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति, है ना, पद्धति पर आधारित है, डबल डबल राइट हो गया, जिसके जरिए पृथ्वी के धरातल के प्रत्येक बिंदु के स्थानिक निर्देशांक जो अक्षांश एवं देशांतर की माप पर आधारित है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक पद्धति पर जो आधारित है विशेष सर्वेक्षण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर, इसमें डायरेक्ट धरातल पर एक बिंदु लिया जाता है और वहां से कोऑर्डिनेट मतलब कि दिया जाता है और अक्षांश और देशांतर को लेकर के मैप आसानी से बना लिया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका कि आधुनिक तकनीक में मानचित्र निर्माण के लिए हवाई जहाज, कैमरा, कंप्यूटर, एटीएस, डीजीपीएस, है ना, एटीएस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, और उसके बाद डीजीपीएस डिफरेंशियल ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग
सिस्टम इत्यादि को उपयोग किया जाता है, जिससे कम खर्च में और सुगमता पूर्वक चित्र तैयार हो जाता है। तो इन सभी का यूज होता है और आसानी से मानचित्र तैयार हो जाता है और कम खर्च में सुगमता पूर्वक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे जो है उच्च स्तर तक शुद्धता प्राप्त होती है और इससे द्वारा जो मानचित्र बनता है उच्च स्तर तक, काफी हाई लेवल तक जो है शुद्धता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मानचित्र का डिजिटल प्रारूप तैयार किए जाने के कारण इनका संरक्षण, प्रकाशन, संशोधन अत्यंत सरल हो गया है। मतलब आप इसका संरक्षण भी कर सकते हैं, मानचित्र का प्रकाशन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें कोई तरह की दिक्कत है, कुछ भी है तो आसानी से कर सकते हैं। ये डिजिटल द्वारा जो लिया गया मानचित्र है। एवं भू अधिकार अभिलेख के साथ खेसरावार मानचित्रों का समन्वय यानी कि टेक्सचुअल स्पेशियल है ना इंटीग्रेशन कर पाना संभव हो गया है। ये जो है इसका जो है मानचित्रों का ये TSI करना बहुत ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्रों से पूरे विश्व में प्रचलित GIS यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित सेवाएं प्राप्त करना सुगम हो गया है। जो आधुनिक तकनीक आई इसके जरिए GIS का इंफॉर्मेशन समझिए तो सेवाएं काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए पूर्व के संरक्षण में ग्रामों को इकाई मानकर सर्वेक्षण किया गया। पहले जो सर्वेक्षण हुई थी उसमें ग्राम यानी कि गांव, आपके गांव को इकाई मान करके सर्वेक्षण किया गया, यूनिट मान करके। विगत सर्वेक्षण में भूमि के स्वामित्व, रैयती अथवा सरकारी को संदर्भ एवं आधार बनाकर ही अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। अब अधिकार अभिलेख क्या हुआ, तो सारा ब्यौरा जिसमें अंकित किया जाता है उसे अधिकार अभिलेख कहा जाता है। और इसके द्वारा जो एक फ्रेश तैयार होता है जिसमें रकबा, खेसरा, उसकी संख्या निर्दिष्ट की जाती है, उसे खेसरा संख्या भी और खाना पूरी भी कहा जा सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्तमान सर्वेक्षण में भूखंडों का ऑर्थोफोटोग्राफ तैयार किया जाता है और इसकी सहायता से प्रारंभिक मानचित्रों में भूखंडों है ना, भूखंडों यानी कि जमीन के टुकड़े, खेतों की प्रकृति परिलक्षित होती है। खेत भूखंडों है ना ही एरियल सर्वे ऑर्थोफोटोग्राफ से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके जरिए ये बनाए जाते हैं। यदि किसी रैयत के पास एक बड़ा भूखंड यानी कि खेसरा, अब एक बात आप लोग के माइंड में अक्सर खेसरा खेसरा बार बार होती है, तो ये भाई मेरे ये जमीन का टुकड़ा होता है। खेसरा जो होता है जमीन का टुकड़ा, प्लॉट का कह सकते हैं, सेगमेंट कह सकते हैं इसको है ना, होता है जो कई खेतों में विभक्त है, जो प्रारंभिक ऑर्थो मानचित्र में अलग अलग खेतों की प्रतिकृति ही परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है कि अमीन विशेष सर्वेक्षण अमीन जब इस मानचित्र को लेकर वास्तविक स्थल पर जाता है, मतलब जहां का मानचित्र लिया गया है वहां पर जब जाते हैं वो, तो वास्तविक दखल है ना, कितना दखल है उसमें, उसका सत्यापन एवं रैयतों के स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों के आधार पर भूखंडों को खेसरावार चिन्हित करता है। तो खेसरावार जब चिन्हित करता है तो नंबर देता है खेसरा का, 1 नंबर खेसरा, 2 नंबर खेसरा, 3 नंबर खेसरा, इस तरह दे देता है। अब रैयत मतलब ये जमीन का जो मालिक होता है उसे रैयत कह सकते हैं, भूस्वामी भी उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ना। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि भूमि सर्वेक्षण का अर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो लॉन्ग होगा बट आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को फायदा हो पाएगा और हमारे वीडियो बनाने का सफलता हो सकती है ना। भूमि सर्वेक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी रैयत है ना भूस्वामी के जोत की भूमि धारित भूमि की सीमा निश्चित कर उसका रकबा या क्षेत्रफल निकालकर उसे समझौता संबंधित कागजाती विलेख तैयार किया जाता है और भूमि का भू लगान निर्धारित किया जाता है। तो टोटल बात यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण का मतलब क्या, कि एक सीमा को चिन्हित करना, चिन्हित करने के बाद उसका क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके कागजी तौर से तैयार करना और उस पर क्या रेंट होगा है ना उसको बताना। तो ये भूमि सर्वेक्षण के बारे में समझ सकते हैं। देखिए मेन पॉइंट जो आप लोग को समझ में नहीं आएगी वर्ड अल्फाज उसके बारे में भी मैं बताता चलूं। रकबा मतलब होता है क्षेत्रफल, इस बात को दिमाग में रखेंगे, रकबा यानी कि क्षेत्रफल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सर्वेक्षण क्या होता है। तो सर्वेक्षण कई तरह का हो सकता है। अभी कोरोना वायरस को लेकर के सर्वेक्षण किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट में है ना, तो ये सर्वेक्षण कई तरह का होगा बट यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड जान रहे तो जानिए। सर्वेक्षण वह कला है जिससे भूपृष्ठ, भूगर्भ या आकाश में स्थित बिंदुओं की सापेक्ष उनके बीच की दूरी, दिशा या उच्चता माप कर ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर इसके जरिए ये ज्ञात की जाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे एक बिंदु मान करके। नेक्स्ट है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 24 में है ना
निम्नवत रैयत अपनी जोत का लगान उचित और सामयिक दरों पर देगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन से धारा के अंतर्गत बिहार काश्तकार अधिनियम में रैयत जो है उचित लगान देगा। तो यहाँ पर धारा हो गया 24 और काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करते। थर्ड पॉइंट है कि भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं विषय। आखिर भूमि सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो पर्पस होगा, और इसका क्या सब्जेक्ट है ना। सर्वेक्षण का उद्देश्य देखिए क्या है। तो भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण कर भू मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण करना तथा भू लगान का निर्धारण किया जाना। तो यहाँ पर इसका मेन इंपोर्टेंट है ना। सर्वेक्षण का विषय वर्तमान भौगोलिक संरचना एवं भू स्वामित्व के अनुसार नक्शे का निर्माण किया जाना, ये विषय इसका समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में समझ सकते हैं नेक्स्ट कि भू स्वामित्व के आधार पर अधिकार अभिलेख यानी खतियान जिसको कहते हैं का निर्माण, जिस पर अधिकारों दायित्वों का स्पष्ट करना। तो खतियान क्या होता है? जिसमें ब्यौरा दिया रहता है, सारा चीज जमीन का डिटेल दिया रहता है, खतियान, उसी को भू अभिलेख कहा, अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भू लगान के विधि अनुरूप अनुमोदित विवरणी के आधार पर भू लगान भुगतान करने से संबंधित उत्तरदायी भूस्वामी या रैयत के नाम से अंकन तथा उनके कर्तव्य का निर्धारण किया जाना, ये इसका विषय है। तो फोर्थ पॉइंट आप यहां से समझ सकते हैं कि परंपरागत भू सर्वेक्षण के विषय एवं कार्यवाही तथा विशेष सर्वेक्षण का प्रावधान। देखा जाए ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं के प्रक्रम थे। कौन कौन से कैसे प्रक्रम थे देखिए। तो पहला, भूमि सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित किए गए क्षेत्र का सीमांकन। सबसे पहले क्षेत्र का सीमांकन किया गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय रूप से सर्वेक्षण कर भूखंड एवं उसके स्वामित्व का जो है अद्यतन रूप से पता लगाना तथा भू मानचित्र का निर्माण करना। पहले उससे पता लगाना फिर उसका निर्माण करना। नेक्स्ट है कि अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान की तैयारी, उसके बाद लगान निर्धारण की कार्रवाई, रेंट रोल का निर्माण किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, खतियान के सुसंगत भाग में लगान की प्रविष्टि, उसके बाद खतियान का विवरण, ये सारे पॉइंट देखने को मिला था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, 5वां नंबर पॉइंट कि भू सर्वेक्षण कराए जाने का कारण, आखिर क्यों कराया जाए, इसका क्या कारण, क्या रीजन है। तो देख सकते हैं कि नए भू सर्वेक्षण की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण यह रहता है कि पूर्व में किए गए सर्वेक्षण को संपन्न हुए एक लंबा अंतराल रहता है। सही बात है, जो लंबा अंतराल था, जिस कारण तत्कालिक समय के दौरान की गई भू स्वामित्व पुरानी हो चुकी होती है तथा कई विधिक कारणों से उसमें परिवर्तनों की प्रविष्टि की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे नक्शा में परिवर्तन या फिर उसमें जो डाटा दिया जाता है उसमें चेंजिंग आता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर किया जाना होता है। नेक्स्ट है आपका कि अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शे अत्यधिक लोक व्यवहार के कारण जिन शीर्ष स्थिति में हो जाते हैं, यहाँ पर मतलब उसमें कुछ उलट पुलट इधर उधर हो जाने के कारण ही किया जाना होता है। नेक्स्ट, भूमि के वर्गीकरणों में हुए परिवर्तनों, उत्तराधिकार, भूमि बंटवारा, लगातार होने वाले भूमि अंतरणों यानी बंजर भूमि, अधिग्रहित भूमि की बंदोबस्ती, नदियों को मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के उपयोग में होने वाले अधिकतम परिवर्तनों के कारण पुनः सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख नक्शे का निर्माण, भू सर्वेक्षण कराए जाने का यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक तत्व होता है। तो यहाँ पर इन सभी कारणों से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भूमि सर्वेक्षण के प्रक्रम। तो भूमि सर्वेक्षण के 2 प्रक्रम हैं, तो कौन कौन है देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण में भू सर्वेक्षण के है, इसके सर्वेक्षण है, इसके अंतर्गत भूमि के नक्शे की तैयारी यानी कि एरियल एजेंसी के द्वारा जो है नक्शे की तैयारी किया जाता है ना, हवाई एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट, भूमि मानचित्र निर्माण के बाद किस्तवार है ना, किस्तवार, खानापूरी, विश्रांति आदि प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिकार अभिलेख निर्माण जो है कार्य किया जाता है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको ये खानापूरी, विश्रांति या किस्तवार जो भी पॉइंट आ रहे हैं, अधिकार अभिलेख, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, सभी का एक जो है डिफिनेशन का वीडियो मैं बना दूंगा टोटल का, है ना।
तो यहाँ पर देखिए अधिकार अभिलेख के निर्माण के अंतर्गत खेसरा एवं उसके रकबे तथा खाता एवं भू लगान के प्रविष्टि की कार्रवाई होती है। खेसरा और रकबे ये सब आप समझ सकते हैं आप, है ना। भूखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट है कि भू सर्वेक्षण के इकाई राजस्व ग्राम। बिहार राज्य में राजस्व ग्राम को राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कनिष्ठ इकाई मानते हुए सर्वेक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हवाई सर्वेक्षण के पूर्व की भू सर्वेक्षण पद्धति। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व सर्वेक्षण पद्धति में अपनाई गई पद्धति में प्लान टेबल सर्वे, यानी कि जिसके अंतर्गत जरीब सर्वे। जरीब आप समझ सकते हैं सिक्कर जो अमीन के पास जो रहता है, जो 100 गज का होता है ना, तो उसे जरीब कहते हैं, है ना। का महत्वपूर्ण स्थान जो है होता था, जिसे जरीब सर्वे के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो तरह के सर्वेक्षण जो है, दो तरह की मानचित्र यहाँ पर तैयार की जाती है ना। तो देख सकते हैं इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण की कार्रवाई ट्रॉप्स सर्वे द्वारा मुसलबंदी, है ना, जो कि त्रिभुजाकार, त्रिभुज सिद्धांत जिसको कहिए, मुरब्बा बंदी जिसको चतुर्भुज सिद्धांत कहिए, है ना, स्क्वायर ये हो गया, और ये ट्रायंगल के रूप का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लेकिन हवाई सर्वेक्षण द्वारा तैयार भू मानचित्र, है ना, भू मानचित्र में आंतरिक भूमि के आकृति के आधार पर स्थलीय दखल कब्जे की स्थिति के अनुसार अमीन द्वारा खेसरा पंजी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 देखा जाए, भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत मुख्य तकनीकी शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तकनीकी शब्द है जिसके अर्थ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला भू मानचित्र। भू मानचित्र यानी कि जमीन का नक्शा कह सकते हैं, पृथ्वी की जो है नक्शा कह सकते हैं। हवाई फोटोग्राफी से फोटो प्राप्त कर मानचित्र निर्माण का कार्य किया जाता है, उसे फोटोग्रामेट्री, है ना, के नाम से जाना जाता है। तो फोटो मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, फोटो मतलब इमेज कह सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ पर फोटो का मतलब आपको पीडीएफ में प्रकाश दिया होगा, और ग्रेमेटी का मतलब होता है भूमि का मापन। तो ये दोनों से मिलकर के बना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका धारा के अंतर्गत मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया, है ना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। धारा 2 का 8 में यहाँ पर खेसरा संख्या के बारे में बताया गया है। इसके बारे में कि मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची खेसरा के, है ना, खेसरा के जांच के बाद अमीन द्वारा प्रत्येक आकृति की एक संख्या अंकित की जाती है, जिससे उस आकृति की पहचान एवं रकबा सुनिश्चित होता है। तो इस संख्या को खेसरा संख्या कहता है। मतलब खेसरा कोई प्लॉट है उसको अंकित कर दिया जाता है, नंबर 1 2 3 4 या फिर कुछ नंबर और किया जाता है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल पाए, रकबा निकल पाए। तो वो होता है खेसरा संख्या। अब यहाँ पर बात आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI का, इसका हॉल 10 कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि अब एक राज्य कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया साफ सुथरा, कि खेसरा संख्या सबसे न्यूनतम इकाई होती है, सबसे न्यूनतम इकाई, है ना। इसे मैं समझाऊंगा। और सभी खेसरों को मिलाकर ग्राम सीमा बनता है, और सभी ग्राम सीमा को मिलाकर हल्का बनता है, और जो है कई हलकों को मिलाकर अंचल बनता है, और कई अंचलों को मिलाकर अनुमंडल बनता है, कई अनुमंडलों को मिलाकर जिला बनता है, कई जिलों को मिलाकर परमंडल बनता है, और कई परमंडल को मिलाते हैं तो राज्य बनता है। तो यहाँ पर अगर समझा जाए, इस पॉइंट को अगर समझा जाए, तो ये आपका एक न्यूनतम इकाई आपका ये हो गया, खेसरा हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये एक खेसरा हो गया, इसके अंतर्गत बहुत सारा खेसरा अगर मिल जाता है तो ये आपका क्या बन गया, है ना, ये आपका ग्राम सीमा बन गया। और ग्राम सीमा में बहुत सारे मतलब जो है मिल जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हल्का बन जाएगा। फिर इसके बाद ये हुआ हल्का, ये हो गया आपका खेसरा संख्या, ये हो गया आपका ग्राम सीमा, है ना। उसके बाद अब कई जो है हल्का मिलेगा, ये सारे के सारे इस तरह मिल जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा अंचल, और कई अंचल मिलेंगे इस तरह जो है, कई अंचल मिलेंगे तो वो बन जाएगा अनुमंडल, और कई अनुमंडल मिलेंगे तो बन जाएगा जिला, और कई जिला मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, परमंडल, और कई परमंडल मिलेंगे तो राज्य का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि धारा 2 का 9 खतियान के बारे में, कि भूमि की भूखंड संख्या, रकबा, गुणवत्ता, है ना,
तथा दखल सहित रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख होता है ना। ये खतियान जो होता है सभी के बारे में यहाँ पर एक संख्या के द्वारा दिखाया जाता है, ये एक तरह से अभिलेख होता है। नेक्स्ट धारा 2 का जो है 18 अधिकार अभिलेख के बारे में, श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा आदि के साथ सर्वेक्षित भूमि की प्रविष्टि अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी शुद्धता की कानूनी जो है यहाँ पर कहिए तो उपधारण होती है, तो वो अधिकार अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट है किस्तवार क्या होता है कि कृषि के अनुसार है ना भूमि का परिमाप परिणाम और भूखंडन जो होता है वो क्या कहलाता है किस्तवार, जो कि धारा 15 में है, 2 का 15 में। उसके बाद धारा 2 का 17 में खानापुरी, खतियान के स्तंभों या रैयत का नाम, खेसरा है ना, दखल आदि का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालयों के प्रारंभिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना, तो ये आपका खानापुरी होता है। नेक्स्ट है विश्रांति, विश्रांति में कहता है ये 2 का 20 हो गया, वो चरण जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद पहले चरण के लिए अभिलेख तैयार किए जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, विश्रांति कहलाता है। वैसे डिफिनेशन का टोटल मैं एक वीडियो मैं कंप्लीट लेकर के आऊंगा डिफिनेशन का। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखा जाए तो भू सर्वेक्षण है तो बिहार के भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचनाओं का विवरण। तो यहाँ पर बिहार का कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कहा जाए बिहार में तो यहाँ पर 93,358 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कुल जिलों की संख्या तो 38, कुल प्रमंडलों की संख्या 9। उसके बाद यहाँ से देखा जाए कुल प्रमंडलों की संख्या के बाद है ना कि कुल अंचलों की संख्या तो 101, कुल अनुमंडलों की संख्या 101, कुल अंचलों की संख्या 534 और उसके बाद कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 45,862 और उसके बाद कुल पंचायतों की संख्या 8463, कुल हलकों की संख्या 4418। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप इसके बाद आप क्वेश्चन को देखिए, वहां पर लाइव टेस्ट सीरीज जो मैं प्रोवाइड कराया था, देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके लिए कुछ प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में हमें देना है, लिख करके अच्छे से 2 मिनट लगेगा, अगर जानते हैं तो लिख करके आंसर जरूर कीजिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना में कब भूमि सर्वेक्षण हुआ, रिविजनल सर्वेक्षण जो हुआ कब हुआ, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो फाइनली वीडियो काफी लंबा हो गया, उसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ, बट उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग अच्छे से दूसरे चैप्टर को क्लियर कर लिए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई तरह की दुविधा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या इस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।